नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, कल अचानक से कांग्रेस ने या कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल जी ने 9 राज्यों में बड़ा उलटफेर किया। झारखंड में गुलाम अहमद मीर, जिनके नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा में 2 सीटें आई थी, विधानसभा में भी कांग्रेस को अप्रत्याशित ठीक ठाक सीटें मिली, 16 सीटें मिली। बावजूद इसके मीर की विदाई हो और उसके बाद यह आकलन किया जाने लगा कि इस विदाई के पीछे की वजह क्या है। क्या मीर ने हेमंत सोरेन के साथ जो नजदीकियां बढ़ाई, उसकी कीमत चुकानी पड़ी? क्या हेमंत सोरेन जिस मैया सम्मान योजना को लेकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं, या मैया सम्मान योजना का परचम झारखंड में लहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो कोर एजेंडा है जातीय जनगणना, उसे हाशिए पर चला जाना भी इस विदाई का कारण है। इस तरह के तमाम आकलन सियासी गलियारों में चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सुधीर पाल जी। सुधीर पाल जी न सिर्फ सामाजिक मुद्दों को बल्कि राजनीति की बारीकियों को भी बेहद समझते रहे हैं, उस पर निगाह बनाए हुए रखते हैं। तो सुधीर पाल जी से ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुलाम अहमद मीर की विदाई का कारण क्या है और क्या इसके पीछे राहुल गांधी की कोई नाराजगी भी। बहुत बहुत जोहार, आपने समय दिया। गुलाम अहमद मीर का इस तरह चला जाना या विदाई कर देना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल इसके पीछे कई थ्योरी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जिस तरह जेएमएम और मैया सम्मान योजना एक दूसरे का पूरक हो गया है, माने पूरे झारखंड में एक ही चर्चा है, मैया सम्मान योजना, और दावा है कि इसी मैया सम्मान योजना के कारण कांग्रेस महागठबंधन पे यह सीटें आई। लेकिन कांग्रेस का जो कोर एजेंडा था जातीय जनगणना, पिछले 3-4 महीनों में इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, और दावा किया जाता है कि गुलाम अहमद मीर काफी नजदीक हो गए थे हेमंत सोरेन के। तो क्या वाकई उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी? देखिए देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि चूंकि एक राजनीतिक दल जब अपने संगठन में कुछ फेरबदल करता है, तो 2 तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। अगर प्रेक्षकों की बात करें तो निश्चित तौर पर यह संगठन का आंतरिक मामला है कि वो कब किसको प्रभारी बनाए, कब किसको प्रभारी न बनाए, ये उनका नितांत संगठनात्मक मामला होता है। लेकिन हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो इस पर चर्चा करते हैं या हस्तक्षेप करते हैं या इस पर इसके परिणाम को देखने की कोशिश करते हैं और इसके आगे पीछे की जोड़ तोड़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी बुनियादी कारण ये है कि राजनीतिक दलों का संगठन एक निजी संगठन तो है नहीं। आपके फैसलों का असर राज्य की या देश की जनता पर पड़ता है, आपकी राजनीति से जुड़े लोगों पर पड़ता है, आपकी विचारधारा से जो आस्था रखते हैं उस पर पड़ता है, और अंततः जो कुछ राज्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव होते हैं, उस बदलाव की पृष्ठभूमि में उस राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, उसकी खुद की चेतना और उसका खुद का सरोकार ये काम करता है। तो इस लिहाज से ये चर्चा जरूरी हो जाता है कि ये फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। जो पहली बात, इसमें 2 राय नहीं कि पिछले 2019 की तुलना में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन यहाँ किया और गठबंधन की जो क्लियर कट मेजोरिटी आई उसमें एक बड़ी भूमिका, बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस की रही, इसमें 2 मत नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जैसे लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि चुनाव के दौरान जो मसले या जो मुद्दे जिसको लेकर महागठबंधन और जेएमएम काफी आक्रामक ढंग से कैंपेन में लगा था, उन मुद्दों पर काम करना तो छोड़िए, उन मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो रही है, एक सन्नाटा है। अगर और जो बातें आपने कही कि कुल सरकार को अगर आप देखें तो सरकार सिर्फ और सिर्फ मैया योजना को लेकर ही काम कर रही है और उसी पर सारी कसरतें हो रही है। इसमें 2 राय नहीं कि मैया योजना राज्य की
महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बड़ी योजना है और इससे किसी को गुरेज या परहेज भी नहीं है। नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस राज्य के जो कोर राजनीतिक एजेंडा है उस एजेंडे पर यह सरकार पूरी तरह मौन है। मसलन चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मसला जो उठ रहा था वो यहाँ की जमीन को लेकर उठ रहा था, जंगल को लेकर उठ रहा था, या जो आदिवासियों के अधिकार से जुड़े कानून है उसको लेकर उठ रहा था। अब आप मुझे बताइए कि सरकार बनने के बाद से जिस कानून से सबसे ज्यादा यहाँ आदिवासियों का अहित होना है या अहित हो रहा है, उस कानून में आपने न तो उसको शिथिल किया, न उसको कमजोर किया, न उसको खारिज किया, न ही 2013 का जो लार कानून है जो कांग्रेस के पीरियड में आया था, यूपीए गठबंधन ने जिस कानून को लाया था, और उस कानून के बारे में ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून इसलिए है कि यह अंतिम विकल्प के तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण को मंजूरी देता है। अंतिम विकल्प। और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो इतने सशक्त प्रावधान है कि अंततः समुदाय का हित सर्वोपरि होता है बनिस्पत कॉर्पोरेट के हितों की। तो आप देखेंगे 2013 के इस कानून के बाद जब हमारे यहाँ रघुवर दास जी की सरकार थी तो उन्होंने 2017 में जो कानून लाया तो उन्होंने लार की तुलना में बड़ा कमजोर कर दिया और इस कानून में लैंड बैंक जैसा प्रोविजन किया गया। और लैंड बैंक करने का मतलब कि सरकार बड़ी आसानी से कॉर्पोरेट को जमीनें जो है दे सके, और इस लैंड बैंक में सामुदायिक जमीनें, सांस्कृतिक जमीनें, गांव की सरना की जमीनें, इस ढंग की जमीनों को डाला गया। और चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण एजेंडा होने के बाद भी अभी तक इस कानून की समीक्षा या इस कानून के कमजोर प्रावधानों को हटाना या इस कानून को हटाकर एक मजबूत कानून लाना, इसकी दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। पहली बात। दूसरी बात कि के राजू एक ऐसे शख्स हैं जो नौकरशाह रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, और के राजू एक ढंग से शिल्पकार रहे हैं। अगर हम कुछ कानूनों की बात करें, सूचना अधिकार कानून की बात करें, मनरेगा की बात करें, या इवन वन अधिकार की बात करें, ये तमाम कानून ऐसे हैं जिस कानून के शिल्पकारों की समूह में के राजू भी रहे हैं, है ना। तो ये जो कमजोर समुदाय है, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हो गए, उनको अधिकार देने संबंधी जो कानून है, उस कानूनों की स्थिति झारखंड में बहुत बेहतर नहीं है। सूचना अधिकार कानून जो है पिछले 5 साल पूरे हेमंत सोरेन जी के टेन्योर में आयोग जो है खाली रहा और दसियों हजार से ज्यादा मामले जो है लंबित रहे, कोई सुनवाई नहीं। ये ऐसा कानून था, ये ऐसा आयोग था जो सरकार के कामकाज, सरकार के भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में लीट लतेफी और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लोगों को लगाम लगाने का एक जो प्लेटफॉर्म था, एक जो कानून था, उस कानून को मजबूत करने की जगह आपने इसको जो है कचरे के डिब्बे में डाला। पहली बात, जो सूचना अधिकार कानून यूपीए या कांग्रेस का ही बेबी था। दूसरा, वन अधिकार कानून की अगर हम बात करें तो 2019-2024 इन दोनों चुनाव कैंपेन में आपका एक जिसको कहा जाए कि फ्लैगशिप रहा, जिसके आधार पर आपने लोगों को गोलबंद किया और लोगों ने भरोसा करके आपको चुनाव में दिया। अब 12,000 से ज्यादा गांव वन अधिकार कानून के तहत अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो 12,000 गांव में जो आदिवासी और दलित है उनको न केवल जंगल पर अधिकार मिलेगा बल्कि सतत आजीविका का एक स्रोत मिल रहा है और विकास के नए आयाम खुलने हैं। लेकिन इस कानून के बेहतर अनुपालन की दिशा में भी 2019 से लेके 2024 दोबारा जब आप बने हैं तो आपकी कोई चिंता या इस सरकार की चिंता नहीं दिखती है। तीसरी बात अगर हम करें इसके साथ साथ मनरेगा 100 दिनों के रोजगार की जो गारंटी की स्थिति है, आंकड़े बताते हैं कि 32% भी आप नहीं पहुंचे। 100 दिन का जो रोजगार देना है 32% लोगों को भी आपने रोजगार नहीं दिया, है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि जो लोगों को अधिकार देने वाला जो कानून है, चाहे मनरेगा की बात करें, सूचना अधिकार की बात करें, जमीन की बात करें, जंगल की बात करें, है ना, इस पर ये सरकार की पहल नहीं दिखती है। इसके साथ साथ आप हर समय बात करते हैं
आदिवासी जमीनों के हस्तांतरण, अवैध तरीके से जो हस्तांतरित जमीन है, 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनों के मामले में जो कमेटी बनी थी, जो आयोग बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट, ये कमेटी या आयोग तो बनी रघुवर दास जी की सरकार में, लेकिन 2019 में हेमंत जी की सरकार थी, 2024 में भी आपकी सरकार थी, और आपका कमिटमेंट या आपका कोर वोट जो है वो आदिवासी, दलित और उनके अधिकारों को लेकर है, लेकिन इस आयोग को लागू करने से की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। हम जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस का जो कोर एजेंडा था उसमें एक जातीय जनगणना भी था। बिल्कुल, चंपाई सोरेन की सरकार में इस पर पहल हुई, बिल्कुल, हेमंत सोरेन के कैबिनेट में भी एक प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन हकीकत में उस इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कोई पहल नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस इस इशू को लेके कैंपेन कर रही है, और जातीय जनगणना मुझे लगता है कि इतना बड़ा मसला नहीं है कि नहीं होना चाहिए, और जातीय जनगणना करने से किसी को परहेज भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। यही मेरा सवाल था कि क्या यह भी एक नाराजगी की वजह है कि हेमंत सोरेन या अगुआ सरकार जो है अपने एजेंडे को तो लागू कर रही है, मैया सामान योजना, भले ही बेनिफिशियरी योजना हो, उससे वोट की खेती तो हो जा रही है, पर लोगों के जिंदगी में जो अमूल बदलाव होना है, जातीय जनगणना हो या दूसरे जो उसके इश्यूज हैं, उस पर काम नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि गुलाम अहमद मीर जो पिछले दिनों लोकसभा और विधानसभा के दरमियान में टिकट का जो बंटवारा हुआ है यहाँ झारखंड में, उसमें भी अनियमितता की खबर है, और दावा किया जाता है प्रदीप यादव को टिकट दिया गया और वापस लिया गया। विधानसभा में देखिए कि कई तरह के सवाल आए, खुद अकेला यादव ने खड़ा कर दिया था कि 2 करोड़ रुपए में हम, 5 करोड़ रुपए में हम टिकट मांगा जा रहा था। तो ये आरोप गुलाम अहमद मीर पे लग रहे थे, और दूसरा था कि वे हेमंत सोरेन के साथ काफी नजदीकी बढ़ाते हुए दिख रहे थे। तो क्या गुलाम अहमद मीर राहुल गांधी की नाराजगी के शिकार हो गए, कोपभाजन का शिकार हुए? देवेंद्र जी, अब अंदर खाने में या नकार खाने में क्या बात हुई वो तो पॉलिटिकल लोग ही बता पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप कांग्रेस जैसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थिति को समझे, है ना, और कोई भी राजनीतिक दल जब गठबंधन में होता है तो गठबंधन का मतलब ये नहीं कि वह अपना अस्तित्व खत्म कर दे, है ना। गठबंधन का मतलब ये होता है कि वह उस अवसर से अपने को और मजबूत करने की कोशिश करता है, और ये हर गठबंधन में जो दल है सब लोग करते हैं। यहाँ जो गठबंधन बना संयोग से, उसमें जेएमएम उसको लीड कर रही है, जेएमएम के पास ज्यादा सीटें हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पर लीड कर रहे हैं। लेकिन उसके लीड करने का मतलब ये नहीं होता है कि कांग्रेस अगर गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस अगर मंत्रिमंडल में, सरकार में शामिल है, तो कांग्रेस अपना वजूद खो दे, ऐसा कोई काम नहीं करेगी। इसलिए कांग्रेस एक ढंग से कहा जाए तो इस गठबंधन में रहते हुए दबाव की राजनीति भी उसको करना चाहिए, तो उसको अपना अस्तित्व और अपने मुद्दे पर उसको काम करवाना है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों यहाँ के तमाम विधायकों, मंत्री दिल्ली गए थे, जी, और उसके बाद जब कुछ एक विधायकों से मेरी बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई, तो उनका कहना था दबे स्वर में कि कहीं न कहीं सरकार में हमारा जो कोर एजेंडा है उस पर काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, पूरा नगाड़ा मैया सामान योजना का पीटा जा रहा है। राज्य का सारे जो रिजर्व मनी से लेकर के वो दूसरी जो योजनाएं हैं, बिल्कुल, एकलव्य योजना, दूसरे जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएं हैं, उसकी राशि भी इस पे खर्च की जा रही है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर हमारा है, लेकिन सरकार का दबाव है कि मैया सम्मान योजना को ही चमकाना, बावजूद इसके 3 महीने से मैया सम्मान योजना के लाखों का भुगतान नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के अंदर यह जिस्ट तो हो सकती है, दर्द तो हो सकता है ना, कि गुलाम अहमद मीर हमारे एजेंडे को झारखंड में स्थापित करने में असफल रहे हैं, और टिकटों के वितरण में एक पैसे का खेल भी चला है। बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि गठबंधन में संतुलन तो चाहिए, लेकिन संतुलन उस स्तर पर कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा जहां वो अपने को पूर्णतः सरेंडर कर दे, है ना।
तो कांग्रेस को भी राजनीति करनी है, तो कांग्रेस चाहेगा कि उसके एजेंडे को भी इस सरकार में प्रमुखता से, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी तो जनता के बीच जाना है। और कुछ कोर मुद्दे ऐसे हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस और झारखंड के, जैसे अगर वनाधिकार की हम बात करें, जमीन की बात करें, मनरेगा की बात करें, ये तीनों कानून कम से कम ऐसे हैं जो जेएमएम और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण, दोनों के सुटेबल है। तो इसलिए ये बेहतर ये होगा कि और के राजू को लाने के पीछे मुझे जो लगता है कि चूंकि वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और संतुलन की बाजीगरी एक कारण इसका और भी नजर आता है, मुझे लग रहा है कि इसलिए शायद बेहतर तालमेल होगा जहां कांग्रेस अपने हकों की हिफाजत कर पाएगी। एक चीज और नजर आता है मुझे कि इस पर कांग्रेस का संगठन देखें तो कांग्रेस के जो नेता अति हैं, अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष है, वो ओबीसी समुदाय से, विधानसभा में जो नेता है उनका वो भी ओबीसी समुदाय से, जी प्रदीप यादव ओबीसी और केशव महतो कमलेश ओबीसी, जी जी, दलित है ही नहीं है, जबकि दलितों की आबादी यहाँ 12% है। तो भाजपा कांग्रेस जो है जातीय जनगणना की बात करती है, जिसकी हिस्सेदारी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है, तो इस पैरामीटर में तो दलित गोल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा दूसरी ओर अमर बावरी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। तो क्या कांग्रेस के पास यह संकट भी था कि दलितों की भागीदारी होनी चाहिए? इसलिए देखिए, कांग्रेस तो मुझे लगता है कि जैसे झारखंड जैसे राज्य में जब आप राजनीति करते हैं किसी भी राजनीतिक दल से, तो आपको जो सामाजिक जनाधार है, तो उस सामाजिक जनाधार या सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखे बगैर संगठन तो आप नहीं चला सकते हैं। केशव महतो कमलेश जी को उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित तौर पर एक ढंग से ठीक किया है, क्योंकि आदिवासियों के बाद कुर्मी एक बड़ा समुदाय है और जो राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावी है। तो और कुल राजनीति आज की तारीख में जब जाति आधारित ही होनी है, तो आपको भी इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर केशव महतो कमलेश को आपने लाया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि विधानसभा में जो नेता आपका हो सकता था, तो जब आपने ओबीसी को ध्यान दिया तो आप वहाँ किसी दलित को दे सकते थे, या किसी, हालांकि कहने को कह सकते हैं कि दलित हमारा वित्त मंत्री है, इस लाइन में आप कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आदिवासी चेहरे, ठीक है, मंत्रिमंडल में आदिवासी हैं, संगठन में आदिवासी को कोई प्रमुख जगह आप दे सकते थे। बीच बीच में बंधु तिर्की के बारे में सुगबुगाहट भी चलती है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको लाया जाएगा, नजर आया। तो ये संतुलन करने की कोशिश की जा रही है, और चूंकि जेएमएम आपका जो सबसे बड़ा पार्टनर है या जो लीड कर रहा है, उसकी कोर जो स्ट्रेंथ है वो ट्राइबल बेल्ट ही है, तो निश्चित तौर पर ये एक नया प्रयोग की थोड़ा दलित को हम प्रभारी बनाएं और दलितों की जो संख्या आप बता रहे हैं उसमें सेंगमारी की जाए, ओबीसी का जो कोर खासकर जो हमारा महतो समुदाय है उसमें सेंगमारी की जाए, तो ये संगठन को लगता है कि ठीक ठाक लग रहा होगा, इस दिशा में उन्होंने पहल की। नहीं, इसको एक और समझा जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस के बारे में चर्चा है कि वह राजद से अलग होकर अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है, खासकर जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस और आप पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा, उसका परिणाम अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा, तो कांग्रेस अंदर खाने खुश है कि चलो भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला होगा। उसे लगता है कि बिहार में भी यदि हम अलग हो जाते हैं और राजद का सफाया होता है, तो राजद जिस बड़े भाई की भूमिका में दबाव हम पर बनाता है वो सिमट जाएगा। ठीक है, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, क्या अंततः किसी दिन सत्ता तो कांग्रेस के हाथ में आएगी ना, तो क्या वह उसी रणनीति पर चल रहा है कि यहाँ भी अब हेमंत सोरेन के साथ दो हाथ फरिया लिया जाए? नहीं, मुझे लगता है वो वहां तक नौबत झारखंड में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है ना। कांग्रेस के लिए ये संजीवनी है कि वो गठबंधन में सरकार में है, और ये उनके लिए अच्छा मौका है कि एक ऐसी सरकार में है जो स्थिर सरकार है, तो अगले 5 साल में कांग्रेस चाहे तो अपने संगठन को बेहतर पहुंचा सके तभी। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से ये जरूर हम लोगों से ज्यादा सोच रहे होंगे कांग्रेस के लोग, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं कि के रवि नाम है ना उनका, के राजू आने के बाद कांग्रेस के संगठन में क्या बदलाव देखने को मिलता है, और उसके बाद ही समझ में आएगा कि आखिर राहुल गांधी का मिशन झारखंड है क्या।